हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम 2 अप्रैल का करंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 2 अप्रैल के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में जारी विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 के तहत भारत का जो निर्यात है उसको किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, भारत जो नई विदेश व्यापार नीति जारी हुई है उसमें कहा गया है कि भारत के निर्यात को हमें $2 ट्रिलियन तक ले जाना है। इसको 2 ट्रिलियन करने के लिए लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वो बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 2025, 2028, 2030 और 2035। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ये वर्ष 2030 तक भारत के निर्यात को $2 ट्रिलियन रखने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये जो नीति जारी की गई है वो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। इसको जारी किया हुआ है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, ये विदेश व्यापार नीति 2015-20 के स्थान पर आएगी। एक्चुअल में होता क्या था कि पहले जो विदेश व्यापार नीति होती थी वो 5 वर्ष के लिए होती थी, बट चूंकि बीच में कोविड-19 आया 2020 के बाद, ठीक है, और उसके बाद ये यूक्रेन रशिया का वॉर आ गया। ठीक है, तो इस वजह से इस व्यापार नीति को 2020 की जगह विस्तार दिया गया और सितंबर 2022 में इसको लास्ट 31 मार्च 2023 तक विस्तार दिया गया था। तो जो विदेश व्यापार नीति 2015-20 थी वो 31 मार्च 2023 तक चली है और 1 अप्रैल 2023 से नई नीति प्रभावी हो गई है। ठीक है, अच्छा, पहले 5 साल की होती थी लेकिन नवीन नीति की कोई अंतिम तिथि नहीं है। बोला है कि आवश्यकता अनुसार इसे अपडेट करते जाया जाएगा। ठीक है, जो जी रियल टाइम में रिक्वायरमेंट्स आएंगी उसके बेसिस पे इसको अपडेट करते जाया जाएगा, बट इसकी कोई एक्सपायरी डेट इन्होंने नहीं रखी है, जैसे पहले होती थी कि 5 साल बाद वो विदेश व्यापार नीति एक्सपायर हो जाती थी, नई नीति की आवश्यकता होती थी। ठीक है, और भी क्या हुआ है, 2021-22 में हमारा निर्यात कितना रहा है, 2021-22 में $676 बिलियन का रहा है। 2023 में जो निर्यात का अनुमान है वो 760 से 770 बिलियन का है। इसके बाद विदेश व्यापार नीति के 4 स्तंभ हैं। पहला तो क्या है कि छूट के स्थान पर प्रोत्साहन। पहले क्या होता था कि पहले इनको कई चीजों में छूट दे दी जाती थी, बट अब उसके स्थान पर प्रोत्साहन की नीति अपनाएगी। जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको और तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन। ठीक है, एक्सपोर्ट एनरिचमेंट कैसे करना है, सहयोग के माध्यम से, कॉपरेशन के माध्यम से, जिससे निर्यातकों और राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के बीच में कॉपरेशन के थ्रू इसको बढ़ाना है। उसके बाद व्यापार करने में आसानी, लेन देन की लागत में कमी और ई पहल, और उसके बाद उभरते क्षेत्र ई कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना है। ठीक है, ये इस विदेश व्यापार नीति के 4 मूल उद्देश्य हैं। बाकी एक और बड़ा लक्ष्य है, वो ये है भारतीय रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने की कोशिश करना। ठीक है, और घरेलू मुद्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटाने की अनुमति। टारगेट रखा हुआ है कि जो भारतीय रुपए है, जो भारत की करेंसी है, उसको ग्लोबल करेंसी बनाना है, वैश्विक मुद्रा इसको बनाना है, इसकी कोशिश करनी है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है उसको कोशिश करना है कि घरेलू मुद्रा में इसको निपटान किया जाए। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है इसके भारत सरकार के, और भारत सरकार प्रयास भी करेगी कि इनको कैसे करके पूरा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। विदेश व्यापार नीति में देश के 4 नए शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस TEE का दर्जा दिया गया है। निम्न में कौन इसमें शामिल नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा टाउन जो है, कौन सा जो शहर है वो इस टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी मिर्जापुर और ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कन्नौज। ये कन्नौज जो है वो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का इसको अवार्ड नहीं मिला है, बाकी मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी को ये ऑप्शन और ये अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, इस जो नई नीति है उसके तहत 2023-24 में 75 नए जिलों को एक्सपोर्ट हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बाकी ये जो अवार्ड मिला हुआ है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, उसमें एक मिला हुआ है फरीदाबाद को, दूसरा मिला है मुरादाबाद को, तीसरा मिर्जापुर और चौथा वाराणसी। ठीक है, फरीदाबाद को अपैरल जो कपड़े होते हैं, ठीक है, अपैरल के लिए, मुरादाबाद को हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, मिर्जापुर को हैंडमेड कारपेट के लिए और वाराणसी को हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के लिए यह अवार्ड मिला है। इसके पहले जो है 39 जो हैं
टीईई ऑलरेडी हैं, मतलब 39 टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इन 4 को नया मिला हुआ है, तो टोटल नंबर जो अब हो गया है वो हो गया है 43। देश के अंदर 43 टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जो हैं, ये 4 नए हैं, जिसमें 3 जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी, ये 3 उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी का जो वन दरोगा की भर्ती परीक्षा चल रही है, यूपी ट्रिपल एससी की वन दरोगा भर्ती परीक्षा जो आ रही है, जिसकी तिथि 30 अप्रैल है, ठीक है, तो उसका जो भी सिलेबस है वो पूरा सिलेबस हम वीडियोस के थ्रू कवर कर रहे हैं। उसके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं, आप अगर एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं। बाकी उसका जो सिलेबस है वो मोस्टली जो है एनवायरमेंट पे बेस्ड है, ठीक है, तो वो बाकी एग्जाम्स भी जो हैं उनके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसमें भी उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, लगभग हर एक एग्जाम में एनवायरमेंट से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो बाकी लोग भी जो एग्जाम्स दे रहे हैं वो उन वीडियोस को दे सकते हैं। बाकी सभी वीडियोस जो भी हमारे चैनल पे कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो करंट का हो चाहे वन दरोगा को हो, वो सारा फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के थ्रू हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। ये टेलीग्राम का यूजर नेम है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वो पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी हम जो भी आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है वो आप हमें लाइक करके और आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स वीडियोस के बारे में मिलते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मून टू मार्स मिशन की कमान किस भारतवंशी को दी गई है, ठीक है। अभी कोई एक भारतवंशी है, मैन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको नासा के मून टू मार्स मिशन की कमान दी है। कौन है, मतलब उनको इस मिशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है, आपको नाम बताना है कौन है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए अजय बंगा, ऑप्शन बी अमित क्षत्रिय, ऑप्शन सी कमला हैरिस और ऑप्शन डी प्रीति पटेल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अमित क्षत्रिय को ये मिशन की कमान दी गई है। बाकी अजय बंगा जी हैं, कमला हैरिस हैं, प्रीति पटेल हैं, ये सभी लोग भी भारतवंशी हैं और किसी ना किसी प्रोमिनेंट पद पर विदेशों में बैठे हुए हैं। जैसे अजय बंगा जी हैं, संभावित है कि ये विश्व बैंक के नए चेयरमैन बन जाएं, ठीक है। कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से, ठीक है। उसके बाद प्रीति पटेल भी जो है वो ब्रिटेन में किसी उच्च पद पर हैं, ठीक है। तो ये लोग हो गए। बाकी अमित क्षत्रिय को ये मून टू मार्स मिशन की कमान दी गई है। इस मून टू मिशन जो है, मून टू मार्स मिशन का जो लक्ष्य है वो ये है कि नासा इसके थ्रू चंद्रमा पर और चंद्रमा पे जो भी इनको एक्सपीरियंसेस होंगे उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये मार्स पर या मंगल पर भी जो है वो अंतरिक्ष यात्री को उतारना चाहते हैं, ठीक है। मैंड मिशन जो है वो मानव युक्त मिशन ये लोग भेजना चाहते हैं चंद्रमा पर भी और उसके बाद मंगल पर भी। चंद्रमा पर तो हालांकि यूएस जो है वो ऑलरेडी भेज चुका है, ठीक है। बाकी मंगल पर भी इनको वो मिशन भेजना है, तो मून टू मार्स मिशन ये है। इसके तहत अभी इनका लक्ष्य क्या है, इनका आर्टेमिस 2 प्रोग्राम है, उसके थ्रू इनको 2024 के अंत तक 4 अंतरिक्ष यात्री जो है वो चंद्रमा की कक्षा में भेजने का इनका लक्ष्य। ये 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे, तो इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे और एक जो होगा वो स्पेस वॉकर होगा, ताकि वो स्पेस में वॉक कर सके, ठीक। उसके बाद फिर इनका आर्टेमिस 3 आना है, वो वर्ष 2025 में प्रस्तावित है। इसमें इनको क्या करना है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर मानव उतारने की योजना है। इसी के बाद इनकी योजना जो है वो मंगल पर भी मानव को उतारने की योजना है। तो ये नासा का जो है वो मून टू मार्स मिशन है, जिसके प्रमुख जो है वो अमित क्षत्रिय नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नई ई वेस्ट नीति में ई वेस्ट को दायरे को बढ़ाते हुए कुल कितनी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो ई वेस्ट में आएंगी, तो पहले उनकी संख्या कुछ और थी, अभी नई नीति आई है उसमें संख्या कुछ बढ़ाकर और कर दी गई है। तो आपको बताना है कि अब टोटल कितनी हो गई है इसकी संख्या। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 110 और ऑप्शन डी 116। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, टोटल वस्तुओं की संख्या जो है वो 106 हो गई है। पहले इनकी संख्या जो थी वो कितनी थी, 21 थी, अब इसकी संख्या 106 है। तो दायरा इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारी वस्तुओं को ई वेस्ट में शामिल कर दिया है। ये अच्छा ही है, ताकि इससे प्रदूषण जो होता है ई वेस्ट से उससे निपटने में आसानी होगी, बिकॉज बहुत सारी वस्तुओं को निपटाने की जिम्मेदारी जो है
वो अब कंपनियों पर आ जाएगी। ये नीति जो जारी की हुई है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, और इसके तहत क्या गया है, ई वेस्ट को नष्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो उसी कंपनी की है जिसने इसे पैदा किया है। जो इसको बना रहा है वही कंपनी जो है इसको नष्ट करेगी। लाइक कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है, तो जब वो मोबाइल ई वेस्ट में कन्वर्ट होगा तो उसको वेस्ट को निपटाने के लिए जो है वो काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें निपटाने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी प्रोसेस बता दूं। उसमें कंपनी डायरेक्टली इसको जो है वो निपटाएगी नहीं। कंपनी क्या करेगी कि कुछ ई वेस्ट को निपटाने वाली जो है कंपनीज होंगी, रिसाइकलिंग करने वाली कंपनीज होंगी, तो उनको अगर किसी चीज को रिसाइकिल करने में जितना पैसा लगेगा वो पैसा इस कंपनी को उसको देना पड़ेगा, और उनसे कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि इन्होंने फला फला इतनी चीजों को, इतनी वस्तुओं को इन्होंने नष्ट करने में मदद की है। उसके बेसिस पे वो कंपनी इनको सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट इनको जो है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सामने जमा करना होगा। जब ये सर्टिफिकेट वहां दे देंगे कि हमने इतने इतने ई वेस्ट के निस्तारण में काम किया है, मदद की है, तभी इनको नए उत्पादन की अनुमति मिलेगी। बाकी अभी इसमें जो है वो ये है कि इन्होंने एक साल में जितना प्रोडक्ट कोई बनाया हुआ है उसकी एवरेज लाइफ बनाई देखी जाएगी, और उस एवरेज लाइफ के बेसिस पे ही उसको निपटाना पड़ेगा। मान लीजिए एक मोबाइल है, उसके मोबाइल की जो वो जिम्मेदारी है, वो मोबाइल क्या माना जाता है कि उसका जो एवरेज लाइफ है वो 4 साल है। ठीक है, तो अभी 2022 चल रहा है, तो एक कंपनी ने 2018 में जितने मोबाइल बनाए होंगे उसका 60% एटलीस्ट इनको क्या है निपटाना पड़ेगा। ठीक है, उसी के बेसिस पे इनको आगे 2022 में अनुमति मिलेगी कि ये 2023 में प्रोडक्शन कर पाए, और ये अनुमति जो देगा इनको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इनको अनुमति मिलेगी। तो ये अच्छी पहल है, बिकॉज सभी को जो है अपनी जिम्मेदारियों को इसमें ठीक तरह से बताया हुआ है, और एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप की हुई है जो पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, तो ये अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हाल में सुकन्या समृद्धि बचत योजना पर ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिए। सुकन्या समृद्धि बचत योजना जो है इस पे इन्होंने बचत की ब्याज दर जो है वो बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है। ऑप्शन है आपके पास 7%, 7.6%, 8% और 7.5%। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, 8%। इसकी बचत योजना पर जो ब्याज दर है वो बढ़ाकर 8% कर दी गई है। ठीक है, ये पहले तो देख लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और एक तरह की ये निवेश बचत योजना है। आपको मंथली बेसिस पे इसमें कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है जो एज सेविंग्स आपकी काम करता है। इसमें क्या लाभार्थी कौन है, 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु निवेश करने के लिए आकर्षित करती है। ये 10 वर्ष से कम आयु की जो बच्चियां हैं उनके माता पिता क्या है इस हेड के अंतर, इस योजना के अंतर उनके खाते खुलवा सकते हैं। ठीक है, ये योजना जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक भाग है। ठीक है, इस योजना के तहत माता पिता बालकों का निवास खाता खोलेंगे जो 21 साल या 18 साल की आयु के बाद उसकी शादी तक संचालित रहेगा। या तो 21 साल तक संचालित रहेगा या 18 वर्ष की आयु के बाद अगर उसकी शादी तक जो है वो उसके संचालित रहेगा। इस खाते में 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। ठीक है, 15 साल तक एटलीस्ट आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी इस पे जो निवेश करेंगे आप, जो भी पैसा आप साल भर में करेंगे उसमें ये आयकर अधिनियम 1966 की जो धारा 80C है उसके तहत इसमें आयकर में छूट मिलती है। तो इस तरह से सरकार ने ये बच्चियों के भविष्य को आश्वस्त रखने के लिए, उनके माता पिताओं को आश्वस्त रखने के लिए, ठीक है, इस तरह की योजना चलाई गई है जिसपे इन्होंने अभी ब्याज दर बढ़ाकर 8% कर दी है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, कई सारी योजनाओं पे बचत जो ब्याज दर बढ़ाई है सरकार ने 2023 में अप्रैल से जून तिमाही के लिए। डाकघर बचत योजनाएं जो है जो पोस्ट ऑफिस में द्वारा संचालित हैं उनमें वृद्धि की है। इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC जिनको बोलते हैं इनकी ब्याज दर बढ़ा के 7.7% हो गई है। सुकन्या की 8% हो गई है। किसान विकास पत्र हैं जो इनकी 7.5% हो गई है, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना है उसकी 8.2% हो गई। इसके अलावा किसान विकास पत्र हैं इनकी मैच्योरिटी की जो पीरियड था, जो परिपक्वता की अवधि थी वो 120 माह थी, मतलब 10 साल हो गए आपको, इसको घटा के 115 माह कर दिए। 5 माह ये पहले ही मैच्योर हो जाएंगे। ये परिपक्वता में अपने अमाउंट के डबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने 10,000 रुपए के किसान विकास पत्र लिए हैं तो आपके ये 120 माह में आपके डबल हो जाते थे, ये आपके 10,000 के 20,000 हो जाएंगे। अब ये जो डबल होने की टाइम है ये 115 माह हो गया है, मतलब ये 9 साल और 7 माह में अब ये
मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें जो है वो तिमाही रूप से अधिसूचित की जाती हैं। हर सरकार इन बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें जो है वो हर 3 महीने में अधिसूचित करती है, नोटिफाई करती है। तो क्वेश्चंस में आज इतना ही है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला है केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक। ठीक है, केरापारा ग्रेफाइट ब्लॉक जो है ये बलरामपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बलरामपुर नामक स्थान पे है और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला ग्रेफाइट ब्लॉक है जहां पे ई ऑक्शनिंग हुई है। ठीक है, इसके आवंटन के लिए ई ऑक्शनिंग हुई है। ठीक है, तो ये इनका पहला है केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक। बाकी ऐसे भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है या मिलाने के लिए आ सकता है कि केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक जो है वो कहाँ है, तो ये बलरामपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ के। उसके अलावा एक प्रसिद्ध लेखिका है सारा थॉमस, जिनका हाल में निधन हो गया है। इनको 2 बार केरल साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ था और इनको ये केरल साहित्य अकादमी एक बार अवार्ड जो मिला था वो इनकी पुस्तक नर्मदी पुदव के लिए इनको मिला हुआ था। सारा थॉमस जी हैं, इनका ये 83 के आसपास उम्र में थी और इनका हृदयघात या हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एक नई मोटरसाइकिल आई है वेडर। ये बोल रहे हैं कि देश की पहली पूर्ण स्वदेशी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। मतलब इसमें हर एक पार्ट जो है जो लगाया गया है वो इंडिया में ही बना है। ये पूर्णतः स्वदेशी मोटरसाइकिल है। ओडिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द्वारा ये मोटरसाइकिल बनाई गई है। वेडर देश की ये पहली पूर्ण स्वदेशी मोटरसाइकिल। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। वीडियो में हमने जो भी आपसे डिस्कस किया है वो आपको कंटेंट कैसा लगा वो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। फ्री पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। बाकी हमारा फेसबुक पे ग्रुप भी है। ठीक है, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे और भी जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में आपको लगातार जानकारी मिलती रहे। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।